MP आज की ये म्यूजिक वीडियो बहुत ही मेवालाल। ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। माना जाता है कि डायनासोर्स धरती पर राज करने वाले सबसे पुराने और सबसे ताकतवर जीव थे। डायनासोर रेप्टाइल्स का एक विविध समूह है। आज से करीब 23 करोड़ साल पहले डायनासोर की बहुत सारी प्रजातियां रहती थी। लेकिन अभी तक ये कोई नहीं जानता कि धरती पर सबसे पहले डायनासोर की कौन सी प्रजाति आई थी। पृथ्वी के काल में डायनासोर रहते थे, उसे मेसोजोइक यानी मिडिल लाइफ और एरा कहते हैं। मिडिल एरा के 3 भाग हैं, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। डायनासोर्स ट्राइसिक काल के अंत यानी 23 करोड़ साल पहले से लेकर क्रिटेशियस काल लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले के अंत तक अस्तित्व में रहे। डायनासोर का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को जीवाश्म विज्ञानी या पेलियोंटोलॉजिस्ट कहते हैं। प्रेजेंटली हमारे पास उनके कुछ फॉसिल्स मौजूद हैं, लेकिन इससे हम उन सभी डायनासोर्स के बारे में नहीं जान सकते। डायनासोर की इयोरैप्टर प्रजाति ही अभी तक की सबसे पुरानी प्रजाति बताई जा रही है। ये प्रजाति लगभग 2 से 3 मीटर लंबी थी, जो छोटे जीवों और कीड़े मकोड़ों को खाकर जिंदा रहती थी। लेकिन ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि ये प्रजाति वास्तव में सबसे पुरानी है, क्योंकि हो सकता है कि हमें अभी तक के सबसे पुराने डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले ही ना हो। कुछ लोगों का मानना है कि अर्जेंटीनोसॉरस सबसे लंबे डायनासोर थे, जिनकी लंबाई लगभग 40 मीटर तक की थी। अभी तक जितने भी फॉसिल्स मिले हैं, उनसे बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रिच मिमिक ऑर्निथोमिमिड्स डायनासोर सबसे तेज दौड़ने वाले हैं, जो 25 मील प्रति घंटा से दौड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि उनकी लंबाई लगभग एक ऑस्ट्रिच जितनी थी। डायनासोर दिखने में किस रंग के थे, अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो ज्यादातर डार्क ग्रीन या डार्क ग्रे रंग के थे। कुछ डायनासोर्स के सर पर सींग और कांटेदार कलगियां पाई जाती थी। डायनासोर की कुछ ऐसी प्रजातियां भी थी जो उड़ सकती थीं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ डायनासोर्स के पास पंख होने के बावजूद वो उड़ नहीं पाते थे। कुछ सिद्धांतों की माने तो वो अपने पैरों की मदद से लंबी छलांग लगाते थे और अपने पंखों को फैलाकर लंबी दूरी तय करते थे। डायनासोर 2 पैरों की मदद से चलते थे और अपने सिर और पूंछ की मदद से अपने शरीर का संतुलन बनाते थे। कुछ डायनासोर्स की लंबाई 50 फीट की होती थी और सिर 6 फीट तक लंबा होता था और इनका वजन लगभग 10 से 12 टन होता था। 19वीं सदी में पहला डायनासोर जीवाश्म मिलने के बाद से डायनासोर के टंगे कंकाल दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रमुख आकर्षण बन गए हैं। डायनासोर दिन ब दिन फेमस होते जा रहे हैं और इनको फेमस करने का रीजन जाता है हॉलीवुड को। डायनासोर से रिलेटेड नई डिस्कवरी के बारे में आज भी मीडिया में बताया जाता है। डायनासोर्स 3 प्रकार के माने जाते हैं। पहले हैं शाकाहारी डायनासोर, जिसमें आते हैं एप्टोसॉर्स और ब्रेकियोसॉर्स, जो केवल घास और पेड़ों को खाकर अपना पेट भरते हैं। दूसरे हैं मांसाहारी डायनासोर, जिसमें आते हैं ट्रायरेनोसॉर्स और ऑर्निथोमीन्स। वे किसी अन्य डायनासोर या अन्य जीव जंतुओं को खाकर अपना पेट भरते हैं। मांसाहारी डायनासोर के दांत लगभग 30 सेंटीमीटर होते हैं। वे शिकार को चबाते नहीं, सीधा ही निगल जाते हैं। ज्यादातर मांसाहारी डायनासोर्स की हड्डियां खोखली होती थीं, जिसकी वजह से उनका वजन हल्का होता था और वो तेजी से दौड़कर अपना शिकार कर पाते थे। तीसरे हैं वो डायनासोर्स जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। वो पेड़ों और अन्य जीव जंतुओं को खाकर अपना पेट भरते थे। 1980 में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी लुइस वॉल्टर अल्वारेज और उनके भूविज्ञानी बेटे वॉल्टर ने एक सिद्धांत प्रकाशित किया कि इरिडियम युक्त मिट्टी की एक ऐतिहासिक परत पृथ्वी के साथ एक बड़े एस्टेरॉयड के टकराव के कारण हुई थी। लुइस वॉल्टर अल्वारेज और उनके बेटे वॉल्टर अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं कि एक क्षुद्र ग्रह 66 मिलियन साल पहले हमारे ग्रह से टकरा गया था और सभी गैर पक्षी, डायनासोर और कई अन्य जानवरों की मृत्यु हो गई थी। एस्टेरॉइड्स बड़ी रॉकी बॉडीज हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका आकार कुछ मीटर से लेकर हजारों मीटर तक हो सकता है। एस्टेरॉइड्स का कोई भी टुकड़ा जो पृथ्वी पर उतरने से बच जाता है, उसे उल्का पिंड के रूप में माना जाता है। पॉल कहते हैं, एस्टेरॉइड का प्रभाव वास्तव में डायनासोर के अंत का एक अच्छा सबूत है। अब ये काफी हद तक मेक्सिको के तट से दूर समुद्री तट पर दफन है। ये बिल्कुल गैर पक्षी डायनासोर के विलुप्त होने की उम्र के समान है, जिसे दुनिया भर के रॉक रिकॉर्ड में देखा जा सकता है। प्रभाव स्थल, जिसे चेलेक्सूप क्रेटर के रूप में माना जाता है, मेक्सिको में युकाटन पेनिनसुला पर केंद्रित है। माना जाता है कि एस्टेरॉइड 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसके टकराने की स्पीड से 150 किलोमीटर व्यास का बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जो ग्रह पर दूसरा सबसे बड़ा गड्ढा है। इरिडियम
पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे रेयर धातुओं में से एक है। ये तत्व उल्कापिंडों में अधिक प्रचुर मात्रा में होता है। लंबे समय से ये माना जाता था कि गैर पक्षी डायनासोर 65 मिलियन साल पहले मर गए थे, लेकिन पॉल बताते हैं दुनिया भर में मिट्टी की उन परतों का डेटिंग बहुत सटीक है। ये कुछ हजारों सालों के भीतर अनुमानित है। डायनासोर सहित पृथ्वी के लगभग 75% जानवर अचानक उसी समय मर गए। तो ये सब मध्य अमेरिका के तट पर एक चट्टान की चोट के कारण कैसे हुआ? पॉल बताते हैं कि एस्टेरॉयड से मारा और प्रभावी रूप से वाष्पीकृत हुआ। इसने एक बड़ा गड्ढा बना दिया, इसलिए तत्काल क्षेत्र में कुल तबाही हुई। एक विशाल विस्फोट की वजह से हीट वेव की लहर निकल गई और इसने भारी मात्रा में सामग्री को वायुमंडल में फेंक दिया। इसने सूर्य की किरणों को पूरी तरह से नहीं रोका, लेकिन पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को कम कर दिया, जिसका प्लांट्स की ग्रोथ पर बुरा असर पड़ा और जिससे इकोसिस्टम भी पूरी तरह से बिगड़ गया। खाना ना मिलने के कारण जानवर मरने लगे, लेकिन नुकसान ने आधुनिक दुनिया की शुरुआत के लिए जगह बनाई। पर रिसर्च में पता चला है कि क्लाइमेट चेंज का कारण सिर्फ वो एस्टेरॉयड ही नहीं था। उस एस्टेरॉयड की क्रैश लैंडिंग से पहले ही पृथ्वी क्लाइमेट चेंज अनुभव कर रही थी, जिसका कारण था एक ज्वालामुखी। उस समय मध्य भारत में 2 मिलियन वर्षों से ज्वालामुखी गतिविधि की एक बड़ी मात्रा चल रही थी। वायुमंडल में गैसेस को उगल रही थी और वैश्विक जलवायु पर एक बड़ा प्रभाव डाल रही थी। महाद्वीप चारों ओर बह रहे थे, एक दूसरे से अलग हो रहे थे और बड़े महासागर बना रहे थे, जिसने दुनिया भर में महासागर और वातावरण के पैटर्न को बदल दिया। इससे जलवायु और वनस्पति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे दुनिया भर के जीव जंतु विलुप्त होने शुरू हो गए थे और आखिर में एस्टेरॉयड उनका अंतिम हत्यारा बन गया। 25 किलोग्राम से अधिक वजन वाले सभी भूमि जानवरों की मृत्यु हो गई। विलुप्त होने की घटना के दौरान पौधे जानवरों की तुलना में कम प्रभावित थे, क्योंकि उनके बीज और पॉलन लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। उसके बाद जो कुछ बचा वो मूल रूप से आज हमारे पास है। कई बड़े पशु समूह आज जीवित हैं जो क्षुद्र ग्रह प्रभाव से पहले थे, और वे सभी कुछ विलुप्त होने के स्तर का सामना कर रहे थे। सभी गैर पक्षी डायनासोर्स की मृत्यु हो गई, लेकिन डायनासोर पक्षी के रूप में जीवित रहे। कुछ प्रकार के पक्षी विलुप्त हो गए थे, लेकिन जो बचे थे वो आधुनिक पक्षियों के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। शुरू में ये सारे पक्षी भी बड़े बड़े थे, पर विकास होते होते आज छोटे हो गए हैं। गैर पक्षी डायनासोर के गायब होने के लगभग 15 मिलियन वर्ष बाद बड़े स्तनपायी राइनो के आकार के जानवर फिर से प्रकट होने लगे। धरती पर जो जीव बच गए थे, उनकी एडॉप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया की वजह से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। इयोसीन इपोच में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई। इनकी आंखें सर में आगे की तरफ थी। इसी काल में इनके सर के अंदर एक महत्वपूर्ण, एक इम्पोर्टेंट इवोल्यूशन हुआ। स्कल के पिछले हिस्से के बेस से सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा, यानी कि अब जो प्रजाति आई वो सीधे खड़े होकर चलने लगी। आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हो गए। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल शुरू हुई, जो धरती के 2 बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले आई। ये वही भूभाग है जहां हम आज रह रहे हैं। ये है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीपों की टक्कर की वजह से हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी होने लगी। ये वही पर्वतमाला है जिसको हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट के नाम से। ये पर्वत श्रृंखला इतनी ऊंची थी कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा और पृथ्वी ठंडी होने लगी। इससे गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने लगा। इन्हीं नदियों की वजह से आज हमारी आधी से ज्यादा आबादी को पीने का पानी मिलता है। ओलिगोसीन इपोच में 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई। घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे, और इन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जो आज हम देख रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी। 40 लाख साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स में फिर गतिविधियां होने लगी और अफ्रीका में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसका नाम था ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट वैली। और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई, और इन्हीं जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। हमारी शुरुआत इन्हीं से हुई है। वे यहीं पेड़ों में रहते थे। ये वजन में भारी होते थे, इसी वजह से छलांग नहीं लगा पाते थे, इसलिए ये हमेशा झूलते रहते थे। धीरे धीरे विकास हुआ और ये 2 पैरों पर भी चलने लगे। आगे चलकर ये एप्स क्लाइमेट के अनुसार बदल गए। कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित हुए तो कुछ इंसानों में विकसित होने शुरू हो गए। धीरे धीरे अफ्रीका के मैदान सूखने लगे, जिसके कारण इन एप्स को खाने की समस्या आने लगी। फिर खाने की तलाश में ये जमीन पर रहने लगे। आर्डिपिथेकस रेमिडस ये हैं हमारे पूर्वज, जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा।
और फिर हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। धीरे धीरे उनका दिमाग और भी विकसित होना और बड़ा होना शुरू हो गया। होमो हेबिलिस, जिन्होंने पत्थर से हथियार बनाना शुरू किया और साथ ही उन्होंने ग्रुप में शिकार करना शुरू कर दिया। होमो इरेक्टस, इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज उनकी सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अन्य जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी। उन्होंने भोजन को पकड़कर खाना शुरू किया। अब उनका दिमाग और भी ज्यादा विकसित हो गया। आज से 2 लाख साल पहले इंसान ने अपना पूरा रूप ले लिया था और बोलना भी शुरू कर दिया था। हम अपनी जानकारी एक इंसान से दूसरे इंसान तक या फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में सक्षम हो गए और यही हमारे विकास का आखिरी पड़ाव था, जिसके बाद बने हम, यानी होमो सेपियंस। आज हम पूरी तरह से विकसित और जो चाहे वो कर सकते हैं। तो आप भी जो चाहे वो कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। मेवालाल शर्मा।